नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी के हम आपको डेली 20 प्रश्न जो है वो शाम 8 बजे प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 4। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 3। पिछला वाला वीडियो आपको साइड में आई बटन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर इससे पहले के सभी पार्ट आप देख सकते हैं और अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी जो है वो देख सकते हैं। इसी प्रकार चैप्टर वाइज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले पार्ट में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर से। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि गोदान किसका उपन्यास है? सुमित्रा नंदन पंत का, प्रेमचंद्र का, रामधारी सिंह दिनकर का या मोहन राकेश का। तो चार ऑप्शन दे रखे थे, आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। तो ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसने ऑप्शन बी दिया था उसका बिल्कुल सही जो है वो उत्तर है। थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करें यदि, तो जो गोदान है ये प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास जो है उसमें से माना जाता है, इसीलिए मैंने आपसे जो है वो पूछा था। और कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति भी जो है वो मानते हैं। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1936 में इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष जो है वो था। मूल भाषा इसकी जो है वो हिंदी भाषा थी, क्योंकि बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं, कविताएं हैं या कह सकते हैं पाठ हैं जो हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में भी लिखा जाता है और उनसे प्रश्न डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि जैसे गोदान जो है वो किस भाषा से संबंधित है। तो इसलिए आपको ये भी जो है वो पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि कोई विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सार्वनामिक विशेषण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण होता क्या है? तो ऐसे सर्वनाम के शब्द जो कि संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह कह सकते हैं, विशेषता बताते हैं, वे आपके सार्वनामिक विशेषण जो है वो कहलाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे। मेरी पुस्तक, या कह सकते हैं कोई से क्या हो सकता है, कोई से हम कह सकते हैं कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, ये सभी आपके एग्जाम्पल जो है वो हो जाएंगे। और सेंटेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो जैसे कि उस पेन को यहाँ रख दो, तो पेन से आप पहले आपका शब्द उस आ रहा है, वो आपका क्या कर रहा है? विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। तो ये आपका बेस होता है सार्वनामिक विशेषण का। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो पढ़ने मात्र से ही आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये वर्तमान की बात की जा रही है या जो बीत गया है उसकी बात की जा रही है या जो है वो आने वाला जो समय है उसकी बात की जा रही है। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम जा रहे हो या आपका वर्तमान काल जो है वो उसका सेंटेंस है। भूतकाल में हम बीते वाले समय की बात कर रहे हैं कि तुम जो है वो कल गए थे, या भविष्य में हम तुम कल कहाँ जाओगे, इस टाइप से अलग अलग जो है इसमें आप बदलाव भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि नाक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन में से बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो नाक शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द जो है वो होता है। अब मैं यहाँ पर जो चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जो शरीर के अंग की कभी बात की जाए, किसकी बात की जाए? शरीर के अंग की बात की जाए तो जितने भी अंग सभी आपके होते हैं वे आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। परंतु कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, अपवाद जिसे हम कहते हैं, उनमें कौन कौन से? आपका जीभ हो गया, या कह सकते हैं आंख हो गया, या कह सकते हैं नाक हो गया, या कह सकते हैं उंगलियां हैं। ये सभी आपके जो है वो स्त्रीलिंग शब्दों में जो है वो आते हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके अपवाद हैं। परंतु शरीर के अंग बाकी जो हैं आपके, वो सभी आपके, जैसे कि आपका क्या
हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द में जो है वो आते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आपसे कैसे जगह से पूछे जाते हैं, अपवाद से पूछे जाते हैं, जो कि आप गलत करें, इसलिए ये 4 ध्यान रखिएगा। जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द जो है वो हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, चौथा, समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 या 8? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी डी में। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कुल 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो एक आपका होता है तत्पुरुष समास, एक होता है आपका अव्ययी भाव समास, एक होता है आपका कर्मधारय समास, एक आपका होता है द्विगु समास, एक आपका होता है द्वंद्व समास, और लास्ट में आपका बहुब्रीहि समास जो है वो होता है। तो ये 6 प्रकार होते हैं, या समास के ये 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न 5वां देखते हैं, नवयुवक कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु? आपको बताना है नवयुवक कौन सा समास है। इसी प्रकार से अधिकतर आपके प्रश्न छांटने वाले आते हैं, संख्या या डेफिनेशन से तो कोई प्रश्न आपसे पूछा नहीं जा सकता बहुविकल्पी में, तो इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस समास का जो है वो उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कि कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास बिल्कुल सही हो जाएगा। होता क्या कर्मधारय समास? जिस समस्त पद जो है उसका उत्तर पद प्रधान हो, और जो पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमेय या कह सकते हैं उपमान उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध हो, वो आपका कर्मधारय समास जो है वो कहलाता है। अब इसको आप और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि नवयुवक का आप समास विग्रह करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, नव है जो युवक। तो इस प्रकार से आप जो है इसका समास विग्रह करेंगे, और जब आप इसमें देखेंगे उपमान उपमेय का संबंध हो या विशेषण विशेष का संबंध हो, तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पर एक देखिए बीच में वर्ड क्या लिखा है जो, ये भी आपका पहचान को दर्शाता है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। जैसे कि नवयुवक के अलावा आपके और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे कि पीताम्बर। तो पीताम्बर में आप समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीला है जो अंबर, या पीत है जो अंबर। तो है जो आ रहा है वो भी आपका कर्मधारय होता है। परमेश्वर का क्या करेंगे, परम है जो ईश्वर, वो भी आपका कर्मधारय में आता है। नील कमल का क्या करेंगे आप, नील है जो कमल या नीला है जो कमल, इस प्रकार से आप करते हैं। तो देखते हैं उसमें आपका है जो आ रहा है, तो उससे भी आप पहचान सकते हैं। पर मेन आपको विशेषण विशेष का संबंध देखना है या उपमान उपमेय का संबंध देखना है, वो आपका ज्यादा जो है वो अच्छा तरीका होता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, प्रतिदिन कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है या द्विगु समास है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि प्रतिदिन में कौन सा जो है वो समास है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास में जो पहला या कह सकते हैं पूर्व पद होता है वो आपका क्या होता है, अव्यय होता है। जैसे कि यहाँ पर आप प्रति देख पा रहे हैं, तो ये आपका पूर्व पद है, पहला पद है, ये आपका क्या है, अव्यय है, और उसका अर्थ जो है वो प्रधान होता है। और अव्यय के जो संयोग है उसी से समस्त पद भी अव्यय जो है वो बन जाता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अब प्रति के अलावा अव्यय, या सबसे पहले समझते हैं कि अव्यय क्या होता है, जिससे आपको और ज्यादा जो है वो क्लियर हो। अव्यय क्या होता है, तो आप कह सकते हैं जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि से कोई भी प्रभाव ना पड़े, अपरिवर्तित रहे, वे शब्द सभी आपके अव्यय जो है वो कहलाते हैं। अव्ययी समास के पहले पद में आपको कुछ इसी प्रकार के अव्यय शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका अनु हो गया, या आप देखते हैं प्रति होता है, या आप देखेंगे यथा होता है, या आप कह सकते हैं भर होता है, जैसे भर से भरपेट बनता है, या आप हर देखते हैं। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे यहाँ पर प्रश्न में ही आपका प्रति आया है,
तो ये सभी आपके पहचान को भी दर्शाते हैं, तो उससे भी आप जो है वो पहचान सकते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं। और एग्जाम्पल यदि एक दो और बात करें तो आप यथा जो है इसका यथाशक्ति बहुत बार पूछा जाता है, या यथा से ही आपका यथा समय यथा रुचि पूछा जाता है। प्रति से आप देखेंगे तो प्रतिवर्ष काफी बार पूछा जाता है। तो ये सभी हैं आपके कुछ जो है वो एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 7वां प्रश्न आपका कह रहा है कि देशभक्ति कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है? बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आप तत्पुरुष समास में देखेंगे तो आपको विभक्ति चिन्ह जो है वो देखने को मिलते हैं, उसके आधार पर भी आप जो है वो पहचान सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे मैं प्रश्न आपको प्रैक्टिस जो है वो कराता रहूं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां। अगला प्रश्न 8वां कह रहा है कि नीलकंठ कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको नीलकंठ में कौन सा जो है वो समास है। तो ऑप्शन ए बी सी या डी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि समास जो है वो बिल्कुल सही होगा। आप जानते हैं इसका समास विग्रह आप किस प्रकार से करेंगे कि नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। तो जहां पर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां पर आपका बहुब्रीहि समास जो है वो होता है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि पाप पुण्य कौन सा समास है? द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन है, आपको बताना है पाप पुण्य में कौन सा जो है वो समास है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, पाप पुण्य में कौन सा समास है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास जो है वो सही हो जाएगा। होता क्या है द्वंद्व समास? जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद जो है वो समान हो, या कह सकते हैं दोनों पद को मिलाते हुए और अथवा या एवं आदि जो योजक हैं वो लुप्त हो जाए, वो आपका समास द्वंद्व समास जो है वो कहलाता है। जैसे आप इसका समास वगैरह करेंगे पाप पुण्य का तो क्या हो जाएगा पाप और पुण्य। राजा रंग का करेंगे तो राजा और रंग, अपना पराया तो अपना और पराया। यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है इससे भी आप जो है इसे पहचान सकते हैं। परंतु कुछ समास ऐसे भी होते हैं जिसमें ये चिन्ह लगा होता है परंतु वो द्वंद्व समास नहीं होता है, तो एग्जैक्ट आप इसे जो है वो नहीं कह सकते। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। दोपहर कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी या डी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका डी वाला ऑप्शन द्विगु समास बिल्कुल सही हो जाएगा। दोपहर का आप समास विग्रह करेंगे तो आप पहचान लेंगे, समास विग्रह होता है इसका दो पहरों का समाहार। तो जहां पर संख्यावाची शब्द है, संख्या की बात की जाए वहां पर आपका द्विगु समास हो जाता है। जैसे कि शताब्दी है तो आप कहेंगे 100 वर्षों का समूह, या कह सकते हैं चौमासा है तो 4 मासों का समूह, त्रिमकेश्वर है तो 3 लोकों का ईश्वर। तो ये सभी आपके किसके उदाहरण है? द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या संकेत वाचक वाक्य? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए निषेधवाचक वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। अब निषेधवाचक वाक्य को समझिए क्या होता है। तो एक ऐसा संदेश जो कह सकते किसी काम को ना करने का आदेश दे रहा हो, वो आपका निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। इनमें आपको यानी कि इन वाक्यों में आपको देखने को मिलता है जैसे कि ना होता है या नहीं होता है या मत होता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा लिखा हुआ है, और नहीं से आप पहचान सकते हैं ये आपका निषेधवाचक वाक्य है। छोटी छोटी चीजें हैं, सभी पर याद रखेंगे तो पेपर में बहुत अच्छे अंक आप हासिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न 12 कह रहा है ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? विधिवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो आप ये चिन्ह देख पा रहे हैं इससे आप जरूर जो है वो पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से
कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी विस्मयवाचक वाक्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो इसका उदाहरण भी जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है। विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। बताना है हमको कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, संकेतवाचक वाक्य। अब समझिए संकेतवाचक वाक्य क्या होता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उसका पता चले, वो आपके संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूंगा, ये एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। जैसे मैं आपको कहूं कि अगर तुम परिश्रम करोगे तो आज सफल हो जाते हो, दूसरे एक दूसरे पर डिपेंड हो रहा है। अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, या अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते, या अगर हम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती, या कह सकते हैं अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तुम्हारा ये हाल नहीं होता। तो ये सभी संकेतवाचक वाक्य जो है उसके उदाहरण हो जाएंगे। तो उदाहरण से आपको और ज्यादा जो है वो क्लियर हो रहा होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14, कि तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सेंटेंस पढ़ने मात्र से ही समझ में आ रहा है कि तुम अपने काम में सफल रहो एक इच्छा व्यक्त की जा रही है, इच्छा प्रकट की जा रही है, यानी कि इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो मैंने अभी आपको बताया भी था क्या, कि विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास जो है उसमें आप छाट लेते हैं। अब यहाँ पर रस भरा जो है उससे यदि आप समास विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे, रस से भरा, और से विभक्ति जिसमें आती है वही आपका सही होगा। तो यदि बात करें पहले की, तो कर्ता ने कर्म को आता है यहाँ पर, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। करण में क्या आता है, कर्ता ने कर्म को करण से आता है, तो यही आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। संप्रदान में क्या आता है, के लिए आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो आपका यही जो है वो कट जाएगा। आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि करण तत्पुरुष आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16, कि स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। अब यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार से छाटना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आपका उत्तर जो है वो सही होगा। तो आप बस यहाँ पर विभक्ति सही अगर आप लगा ले जाएंगे, यदि समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त। तो अब मैंने यहाँ पर भी बताया कर्ता ने कर्म को विभक्ति आती है, तो यही आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। करण में क्या आती है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान में के लिए मैंने आपको बता ही दिया ऊपर वाले प्रश्न में, और संबंध का की के आता है, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो सभी कट जाएंगे। आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कर्म तत्पुरुष जो है वो हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17, यथा संभव कौन सा समास है। चार ऑप्शन है, अभी मैंने आपको बताया भी था, यथा लिख कर बताया था कि किसमें जो है आपको देखने को मिलता है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्यय भाव समास या कर्मधारय समास। बताना है आपको इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो मैंने आपको बताया था अव्यय भाव समास में आपको ये सभी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर यथा जो है आपका अव्यय है। आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18, प्रश्न आपका कह रहा है वीणा पाड़ी कौन सा समास है। अच्छा प्रश्न है। करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। बताना है आपको वीणा पाड़ी कौन सा समास है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं यानी कि समास से, तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर वर्ड पूछा गया है वो किसी को संबोधित करते हुए जो है वो नहीं कहा जाता है। क्योंकि कई बार आप क्या करते हैं, समास विग्रह करने में लग जाते हैं और वहां पर आप गलती कर देते हैं। जैसे कि वीणा पाड़ी की बात करें,
उत्तर की बात करें तो बीड़ा पाड़ी आप किसको कहते हैं? सरस्वती माता को कहते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर सी बहुब्रीहि समास सही हो जाएगा। जहां पर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो बीड़ा पाड़ी कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य लीजिएगा, ताकि भी आगे भी इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न 19। प्रश्न कह रहा है दुअन्नी कौन सा समास है? द्वंद्वी में आपको समास बताना है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास बताना है आपको। इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। द्वंद्वी में कौन सा समास है? तो आपका द्विगु समास बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है जिसका आपको उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। प्रथम तार सप्तक प्रकाशन वर्ष क्या था? पहला ऑप्शन है 1933, दूसरा है 1943, तीसरा है 1947, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। प्रथम तार सप्तक प्रकाशन वर्ष जो है वो क्या था? इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।